हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो इन ऑप्शन में से प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ऊध्र्वपातन क्या है? तो ऊध्र्वपातन होती है सॉलिड का सीधे वेपर यानी गैस में बदलना। तो सी ऑप्शन सही है। यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, तो परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन है? इकाई कौन है? परमाणु। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? अकार्बनिक अम्ल अपन ने ले लिया H2SO4 प्लस जिंक। बोला ना, अकार्बनिक अम्ल और जब किसी धातु की के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा जो कि एक्वस होगा, और साथ में क्या निकलेगी? साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। खगोलीय दूरी का मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य मेजरमेंट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो कार्य करने की दर जो होती है वो होती है शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। निम्न में से श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? तो पॉई जूली। श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? पॉई जूली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1 किलोवाट बराबर कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। 2 केजी तथा 4 केजी, ये M1 है, ये M2 है, के दो पिंड क्रमशः ए और बी है। ए पिंड का द्रव्यमान 2 केजी, बी पिंड का द्रव्यमान 4 केजी। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी। ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि समान ऊंचाई से दोनों गिराए जा रहे हैं और दोनों पर समान गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इसलिए ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। किसी वस्तु का संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। तो किसी वस्तु का संवेग किस किस पर निर्भर करता है? m पर भी और वेग पर भी, द्रव्यमान पर भी और वेग पर भी। तो द्रव्यमान और वेग दोनों। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन में बोला गया, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है। तो खड़ी पहाड़ी ये है, मान लो लड़का ये है यहां से, तो ये लड़का क्या कर रहा है? खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर गिराता है। तो पत्थर गिराएगा तो इसकी कोई ना कोई हाइट होगी h। एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है। तो भूमि तल पर कितने सेकंड में पहुंचता है? t बराबर 8 सेकंड में पहुंचता है। तो उस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मुझको इस पहाड़ी की क्या फाइंड करनी है? मुझको उस पहाड़ी की ये h फाइंड करनी है। तो सीधा गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है? गति की द्वितीय समीकरण होती है h बराबर, h यानी सफिक्स में यदि मैं s लिखूं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण लग रहा, तो a की जगह क्या रखेंगे अपन? gt स्क्वायर। तो सबसे पहले जब उसने पत्थर को गिरा होगा तो उसका विराम अवस्था में वेग कितना रहा होगा? 0। तो u की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो खत्म 0, तो बचा क्या? हाफ gt स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया हाफ gt स्क्वायर। ये बच गया क्योंकि u शुरू में प्रारंभिक जो विरामावस्था में वेग है, प्रारंभिक वेग वो 0 है, और h बराबर, h यानी s विस्थापन स्थिति। तो उस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो g का मान अपन को पता है 9.8 क्रॉस, t का मान हमको पता है 8 सेकंड, तो 8 का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर को जब 8 का स्क्वायर करोगे आप, उसकी गुणा 9.8 के साथ करोगे, तो इनमें से कोई सा एक ऑप्शन 4 में से आपको मिल जाएगा। आगे बोला गया, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध होता है? गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at होता है।
तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है, तो बी ऑप्शन सही है, वेग और समय के बीच। अब पूछो कि गति का सेकंड समीकरण किसके बारे में बताता है। गति का सेकंड समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बताता है स्थिति या विस्थापन और समय के बीच, स्थिति या विस्थापन और समय के बीच, विस्थापन और समय के बीच संबंध को बताता है। यदि थर्ड इक्वेशन की बात करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac 2as, ये बताता है वेग और विस्थापन के बीच संबंध को। तो मैंने तीनों बता दिया आपको। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्यकारी बल व प्रतिक्रिया बल क्या करते हैं, भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सेकंड सही है, एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं। बल का मात्रक होता है F बराबर क्या होता है एम ए, एम का मात्रक केजी है, ए का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है, यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है और गति का जड़त्व है। गति के न्यूटन का प्रथम नियम है और प्रथम नियम में भी गति के जड़त्व में यह आता है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बोला गया है बंदूक का प्रतिक्षेप यानी धक्का इसमें से किसका उदाहरण है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है इसमें। आगे बोला गया है किस सिद्धांत के नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी सही है। संवेग की इकाई क्या है, पी बराबर क्या होता है एम वी होता है, तो एम की क्या इकाई है केजी, वी की मीटर पर सेकंड, तो बी ऑप्शन आपका सही है। द्रव्यमान 400 केजी, तो एम दे दिया गया हमको। बंदूक की संवेग की गणना कीजिए, पी की गणना करनी है जब इसके प्रतिघात का वेग, तो वी दे दिया हमको, तो हमको पी ज्ञात करना है, एम भी पता है वी भी पता है, तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला एम क्रॉस वी, तो एम भी पता आपको वी भी पता, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर लाइए। बोला गया एक निकाय में संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग को पी से डिनोट करते हैं, संवेग परिवर्तन की दर ये है कि समानुपाती होती है, तो बल के समानुपाती होती है, लागू बल के, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बोला गया पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व में स्टेबिलिटी में वृद्धि हो, तो ऑप्शन डी सही है। समान द्रव्यमान के दो कण R1 R2 त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घूम रहे हैं, R एक समान कण है, दूसरा समान कण दो वर्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, उनकी चालें समान है, V1 बराबर V2, दोनों की चालें समान है, उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात क्या होगा, तो अभिकेंद्र बल F व्युत्क्रमानुपाती 1/r होता है। मैं आपको बता दूं जो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है वो F बराबर क्या होता है mv स्क्वायर बाई r होता है, तो सीधे F किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो यदि r बढ़ेगा तो F घटेगा, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, यदि एक के लिए बोले हम तो एक के लिए बोले तो पहले के लिए R1 है, दूसरे के लिए R2 है, तो यहाँ पर R1 R2 रखेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए सही है, R2/R1। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन ए सही है। आगे बोला गया है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किस से बंधे होते हैं, तो दो आबंध से बंधे होते हैं, O डबल बॉन्ड O। आगे बोला गया है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो धोने के सोडा, वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 × 10H2O, इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, तो निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, ग्लूकोज का घोल, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त के तत्व व्यवस्थित होते हैं नाभिक के बढ़ते आवेश के क्रम में, ऑप्शन सी सही है। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया, परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व कैल्शियम होता है, इसको आवर्त 4 में रखा गया है, तो ऑप्शन ए सही है। एक तत्व M जिसका परमाणु द्रव्यमान 19 है, परमाणु क्रमांक 9 है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और परमाणु द्रव्यमान 19 होता है, तो इसका आयन होगा, तो परमाणु क्रमांक 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 होगा, 2 पहले भरे जाएंगे कंप्लीट, फिर 7 बचेंगे।
अब इसमें इसको पूरा अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो m क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? m-1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्मों पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। आगे बात करें, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो बोरोमीन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी नियोन भी, क्रिप्टोन भी, आर्गन भी। तो ऑप्शन ए सही है आपका। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, हीलियम है इसमें। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं, क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। और साथ में एक और ऑप्शन लिख लेना, ZnO, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व रखता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो सिल्वर एक नोबल या उत्कृष्ट धातु है। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्रोपेन भरी जाती है, लेकिन सिंपल हम गुब्बारे में हवा कौन सी भरते हैं? हीलियम भरते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी सही है, गर्म हवा पूछा है। पूछा गया है कि सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरे। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्धिक प्रक्रियाएं या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यह कथन किसका? परमाणु द्रव्यमान किसने बोला था? मेंडलीफ ने। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेनाइट ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो ए ऑप्शन सही है। Li का परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान ऐड कर दो। लिथियम का कितना होता है? 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। पोटेशियम का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? 39। 39 में 7 को ऐड करो और बटा 2 करो, तो जो आएगा वो सोडियम का ही आएगा, 23। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको याद है ना कि Kn मांगे, कानाकार मांगे, अल्टोजेन, फरारी, प्रभु है क्यों, AgHgAu। तो ये सभी इसमें सबसे क्रियाशीलता का ये नीचे की तरफ घटता हुआ क्रम लिखा है। तो पोटेशियम तो है ही नहीं इसमें, सोडियम भी नहीं है इसमें, तो कैल्शियम स्टार्टिंग में आया। तो कैल्शियम इन चारों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो पहले कौन है इसमें? सबसे पहले कौन है? ये 13 पर है, ये 16 पर है, ये 15 पर है और ये 14 पर है। तो सबसे पहले कौन है? 13, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो बाएं में जो होगा वो सबसे बड़ा होगा परमाणु आकार। तो एल्युमिनियम इसका आंसर है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मोजले भाई साहब ने किया था। यौगिक का प्रायोगिक सूत्र CH2O है। इसकी वाष्प घनत्व 90 है। यौगिक का आणविक सूत्र बताइए। तो सबसे पहले हम अणुभार निकाल लेते हैं। तो अणुभार क्या होगा उस यौगिक का? अणुभार बराबर होता है वाष्प घनत्व गुणा 2। तो 90 क्रॉस 2, जो भी वाष्प घनत्व दिया हुआ है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 180। अब CH2 का निकाल लो। कार्बन के कितने हैं? 12, H2 2, ऑक्सीजन के कितने? 16, तो ये आ गया 30। अब n की वैल्यू निकाल लो। n बराबर 180 ऊपर रखो जो अभी निकाला हमने, और 30 नीचे रखो। 3 0 से 3 छंग 18 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ये फॉर्मूला बचा। इसको 6 से ऐसे लिख दो। तो 6 की यहाँ 6 करेंगे तो 6 6 दूनी 12, CH12 और CO, तो O6। तो C6H12O6। तो ऑप्शन ए सही है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन डी सही है। जब एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदलता है तो क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सिरके की प्रकृति अम्लीय क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पीएच प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण से। सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड। मानव रक्त का पीएच लगभग होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच होता है लगभग 7.4। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी सही है। अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण है HCl और H3O पॉजिटिव की अधिकता। दोनों अधिक होंगे तो वो अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण होगा, मतलब अम्ल जलीय विलयन होगा। तो ऑप्शन सी सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड। एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। तो HCl और HNO3 एक्वा रेजिया का मिश्रण है। शुद्ध जल का पीएच होता है 7।
आगे बोला गया सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा सांद्र है उसको तनु बनाने के लिए अम्ल को यदि पानी में डालने की सलाह दी जाती है, तो क्योंकि ऑप्शन सी सही है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। याद रखना, अम्ल को या क्षार को तनु बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण होती है? तो SO2 अम्ल वर्षा का कारण होती है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। और ऑटोमोबाइल बैटरियों में यानी सीसा संचयक बैटरियों में भी H2SO4 यूज किया जाता है और इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं H2SO4 को। जल में क्षार मिलाने का प्रभाव है, तो जल में हम क्षार मिला रहे हैं, जल में क्या मिला रहे हैं? क्षार मिला रहे हैं। और क्षार को किससे बताते हैं? OH नेगेटिव। जहां OH नेगेटिव ज्यादा होंगे जिस जलीय विलयन में, वहां पर क्षारकता ज्यादा होगी। तो OH नेगेटिव आयन की जो सांद्रता है वो H+ आयन से अधिक होती है। तो ऑप्शन बी सही है। एसिटिक अम्ल डिकार्बोक्सिलीकरण पर देता है, तो याद रखना मीथेन देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक स्रोत दिए गए और अम्ल दिए गए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल। तो इनमें से एक मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना है, तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है लवण और हाइड्रोजन। जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाती है? लवण प्लस H2। ये मैं पहले बता चुका हूं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। निम्न में से कौन परबल अम्ल है? तो HI परबल अम्ल है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है F व्युत्क्रमानुपाती R का स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है? 2 गुनी। तो 2 गुनी रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो बल क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मान ले कि M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, G(m1m2/r²। पृथ्वी की सतह पर G का मान किस कारण परिवर्तित होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी और आकार दोनों के कारण। किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार, इसका पृथ्वी का भार का होता है 1/6। याद रखना, इंपोर्टेंट है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, लेकिन अल्कोहल में वस्तु यानी जो लकड़ी है अल्कोहल में वस्तु का क्या होगा? डूब जाएगी। कोई ठोस जल में नहीं डूबता यदि उसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम हो। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। तो ऑप्शन ए सही है आपका। चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न परासर्ग तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें। किस निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोसों में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो ऑप्शन डी आपका सही है। इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग करते सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए सही है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैं इवनिंग टाइम में भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और पेपर आप बहुत अच्छी आपकी रैंक आए पॉलिटेक्निक एग्जाम में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों को एक जगह डाला हुआ है। तो यदि वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।